तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आपका दोस्त खलील फिर से आएगा भैया। आज हमें क्या करना है, आज जो हमें डिस्कस करना है भैया, सीपी शेड्यूलिंग के गेट के पीवाईक्यूज डिस्कस करना है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, मेरा नाम खलील अहमद है और अगर आपको इस क्लास का नोट्स चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहां से ले सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के उसमें क्या करना है। Suppose in a multi-programming environment, the following C program segment is executed. A process goes into IO queue whenever an IO related operation is performed. Assume that there will be always be a context switch whenever a process requests for an IO and also whenever the process return from an IO. Okay, the number of times, okay, the number of times, the number of times the process will enter the ready queue during its lifetime, not counting the time the process entered the ready queue when it runs initially. What is the meaning of this one, sir? Overall it is asking that how many time it is entering inside the ready queue. Okay fine, and he's saying that क्या बोल रहा है कि भैया, ये बोल रहा है कि भाई दिस देखिए, ये दिस इज क्या, रेडी क्यू है, रेडी एंड व्हाट्स रनिंग, दिस इज ब्लॉक स्टेट or wait state. Okay fine, so we know that initially जब आप एक प्रोग्राम को लाते हो हार्ड डिस्क से, उसको लाकर रेडी स्टेट में रखते हो, वो बोल रहा है कि भैया डू नॉट काउंट दिस वन, डोंट काउंट दिस वन। ठीक है, इसको लाने वक्त जब पहली बार आ रहा है वो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में, तो उस टाइम पे वो रेडी क्यू में रेडी स्टेट में एंटर हो रहा है, तब काउंट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके अलावा एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन वो कितने बार एंटर होगा रेडी क्यू में, बस वो काउंट करना और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसको, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं। यहां से मेन से शुरू हुआ सर, x इक्वल्स टू 0 है, i इक्वल्स टू 0 है, तो स्कैनफ फंक्शन, डोंट यू थिंक सर जब भी एक प्रोसेस स्कैनफ फंक्शन करता है तो उसको आईओ के लिए जा रहा है या नहीं जा रहा है सर? एग्जैक्टली इस स्टेटमेंट वो प्रोसेस क्या कर रहा है सर, आईओ के लिए जा रहा है, जहां पर यूजर को बोल रहा है कि भैया कुछ वैल्यूज को एंटर करो। ठीक है, कुछ वैल्यूज को एंटर करो, और जैसा यूजर वैल्यूज को एंटर करता है वो वैल्यूज क्या, वो स्कैनफ फंक्शन करने के बाद प्रोसेस कहां पर आता है सर, रेडी स्टेट में आता है। तो यहां पर कितनी बार आया सर रेडी स्टेट में, एक बार आया। कितनी बार आया सर, एक बार आया। ठीक है, चलिए अब यहां से गौर करो सर, ये फॉर लूप है जहां पर i इक्वल्स टू 0 है और i का वैल्यू लेस देन 20 है सर। कितना है, ठीक है, तो यानी कि सर एक बात तो पक्की है, i इक्वल्स टू 0 टू व्हाट सर 19, ये चलेगा ही चलेगा, यानी सर 20 टाइम में फॉर लूप चलेगा ही चलेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो, और i का वैल्यू वैसे 1 इंक्रीमेंट हो रहा है, तो 20 टाइम ये चलेगा ही चलेगा। अब यहां पर देखो x का वैल्यू x प्लस 20 है, कोई बात नहीं, हमें x से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा मुद्दा क्या है सर, आईओ ऑपरेशन का है। तो यहां पर देखिए एक आई वैल्यू जब 0 है तो उस टाइम पे प्रिंटफ फंक्शन कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है सर, 1 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। प्रिंटफ फंक्शन का मतलब क्या है सर, आईओ करना है। आईओ का मतलब सर वो मॉनिटर पे कुछ प्रिंट करना है उसको। ठीक है, यानी कि सर कुछ आईओ करना है। जैसा ये आईओ कंप्लीट करेगा उसके बाद जैसा ये आईओ के लिए जाता है तो यहां पर रहता है, और जैसा वो आईओ अपना कंप्लीट करता है वो कहां पर आता है सर, फिर से रेडी स्टेट में आता है। कितनी बार आया सर, ये पहली बार आया। ठीक है, चलिए अब जैसा आई का वैल्यू इंक्रीज हुआ, आई 0 से लेकर 1, तो फिर से क्या हो जाएगा भैया, फिर से एक बार ये प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा, फिर से वो आईओ के लिए जाएगा, आईओ कंप्लीट करके रेडी स्टेट में आएगा। ठीक है, फिर आईओ का वैल्यू जैसा 2 होता है सर फिर से एक बार एग्जीक्यूट करेगा। यानी कि सर यहां पर आई का वैल्यू जब तक 20 नहीं होता तब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। यानी कि सर 0 से लेकर 90 तक ये फॉर लूप सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होता रहेगा। यानी कि सर 0 से लेकर 90 तक कितने वैल्यूज हो गए सर, टोटल 20 वैल्यूज हो गए। यानी कि 20 टाइम्स ये प्रोसेस प्रिंटफ फंक्शन बार बार एग्जीक्यूट होगा, और 20 टाइम प्रोसेस क्या करेगा भैया, बार बार रेडी स्टेट में आएगा। यानी कि सर यहां पर एक बार, और यहां पर कलेक्टिवली कितना भैया, यहां पर कलेक्टिवली 20 टाइम। सो कलेक्टिवली कितना होगा भैया, इट इज 21 टाइम। यानी कि सर 21 टाइम प्रोसेस क्या कर रहा है सर, रेडी स्टेट में आ रहा है। दिस इज द आंसर फॉर दिस वन। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर दिस वन सर। और ये कौन सा सर, गेट 25 का क्वेश्चन था सर, गेट 25 का क्वेश्चन था। अभी देखते हैं कुछ और, अभी देखते हैं कुछ और। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट वन, इसको आराम से पढ़ते हैं, इसको आराम से पढ़ते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन है भैया, गेट 25 का क्वेश्चन है, ये भी गेट 25 का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि मैंने वादा था कि पुराने भी क्वेश्चंस आएंगे, नए भी क्वेश्चंस आएंगे, आसान भी आएंगे, मुश्किल भी आएंगे, कोई यहाँ पर पर्दा नहीं है, क्योंकि ये चैनल आपका है, ये चैनल मेरा है, हम सभी का है चैनल, और इसको यहाँ पर कंटेंट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। सी
A computer has two processors, M1 and M2, four processes, P1 and P2, P3, P4, with CPU burst times of 20, 16, 25 and 10 milliseconds, okay, respectively. Arrive at the same time, all the processes are arriving at the same time, and these are the only process inside the system. Fine. The scheduler uses the non-preemptive priority-based scheduling. Please pay attention to this. What it is using, sir? Non-preemptive priority-based scheduling with the priorities decided as follows. Okay, fine. So let's see here, because he said that two processors are there. See here, two processors he is saying, not process. Okay, two processors. That means two CPUs are there here. Okay, चलिए. So पहला CPU क्या करता है सर? देखते हैं. M1 uses the priority of execution for the processes as this one, sir. Like P1 is greater than P3, P3 is greater than P2, and P2 is greater than P4. Okay, fine. That is, P1 and P4 have the highest and lowest priority respectively. That means what, sir? P1 का priority सबसे high है और P4 का priority sir सबसे low है as for the M1. Okay, चलिए next one, sir. M2 के लिए क्या है सर? M2 uses priority of the execution for these processes as P2 is greater than P3, P3 is greater than P4 and P1. जहां पर सर क्या है सर? जहां पर क्या है सर? P2 और P1 का have the highest and lowest priority respectively. That means what, sir? इसका high है और इसका क्या है सर? Low है. ठीक है, चलिए next one. A process Pi is scheduled to a processor Mk. Fine. If the processor is free and no other process Pj is waiting with the higher priority. So please pay attention to this. Whenever this any processor is freely available, you can schedule the process onto that particular CPU. उसको किसी आप प्रोसेस उस CPU को शेड्यूल कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि जब कोई और दूसरा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वेट नहीं करना चाहिए. आप यानी कि सर जो भी हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आप उसको ही शेड्यूल करना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है, ताकि कोई दूसरा हाई प्रायोरिटी प्रोसेस वेट ना कर सके. नेक्स्ट वन, इफ प्रोसेसर इज फ्री एंड नो अदर, ओके वी हैव कंप्लीटेड दिस. एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम a process can be allocated to any one of the free processor without violating the execution priority rules. Ignore the context switching time. What will be the average waiting time? What will be the average waiting time of the process in the milliseconds? Okay, fine. So I think space is not sufficient here. देखते हैं क्या क्या है सर यहां पर. आई विल टेक सम अदर स्लाइड. कितने प्रोसेस है सर हमारे पास? 4 प्रोसेस है, P1, P2, P3, P4. मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सारे के सारे प्रोसेसर 0 पे ही आ गए. इनका एग्जीक्यूशन टाइम कितना है सर? इनका एग्जीक्यूशन टाइम अगर आप देखते हो तो यहां पर इनका एग्जीक्यूशन है 20, 16, 25, 10. 20, 16, 25, 10. 20, 16, 25, 10. Is it 20, 16, 25, 10? चलो नेक्स्ट वन. All are arriving at the same time. He has already given. Okay, fine. So we are using what's a preemptive priority, non-preemptive priority based schedule. लेकिन for M1 प्रोसेसर क्या है सर रूल? P1, P3, P2, P4. M1 प्रोसेसर क्या है सर? ये M1 प्रोसेसर है और इसका रूल क्या है सर? P1, P3, P2, P4. ओके फाइन. और M2 प्रोसेसर के लिए क्या है सर? M2 प्रोसेसर के लिए अगर आप देख पाओगे, सो आई थिंक इट इज P2, P3, P4, P2. मैं चेक करता हूं सर, ठीक है. P2, P3, P4, P2, P2, P3, P4, सॉरी P1. ओके फाइन. चलिए, सो होप इससे पहले का भी करेक्ट होगा. P2, P4. हाँ चलिए, तो यहां पर क्या है सर? 2 टाइम कैसे आ सकता है? ठीक है, चलिए दिस इज 1. ठीक है, चलो देखते हैं सर. तो बोल क्या रहा है सर? एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है. एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है. वी नीड टू कैलकुलेट दिस वन. ओके, लेट्स सी दिस वन सर. लेट्स सी दिस वन, हाउ टू कैलकुलेट दिस वन. ओके, सो आई विल राइट हियर बेटर. व्हाई? बिकॉज we need some space while calculating the what's our average waiting time. So let's see sir, on 0 which processor is coming sir? All the processors are coming, but for M1 processor what is the priority rule sir? P1 has the higher priority and what's for M2 processor P2 has the higher priority. और जैसे कि बोला है कि सारे के सारे प्रोसेस कहां पर है सर? एट द सेम टाइम आ चुके हैं रेडी क्यू में. ठीक है, चलिए, तो मैं क्या करता हूं सर? प्रोसेस P1 को यहां पर शेड्यूल करता हूं. ओके, which is running for how minutes of time sir? 20 units of time and is finished. Okay, next one sir. मैं प्रोसेस P2 को यहां पर शेड्यूल करता हूं which is running 16 units of time and it is finished. ठीक है, चलिए,
तो क्या आप किसी प्रायोरिटी को वायलेट कर रहे हो सर? नहीं सर, यहां पर देखिए जिसका M1 के हिसाब से P1 का हाई प्रायोरिटी है तो मैं P1 को शेड्यूल कर रहा हूं, और M2 के हिसाब से P2 का सबसे हाई प्रायोरिटी है तो मैं P2 को शेड्यूल कर रहा हूं। कोई वायलेशन नहीं हो रहा सर यहां पर रूल्स एंड रेगुलेशन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। अभी देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा सर, इसके बाद देखिए अब इन दोनों प्रोसेसर में सर जो भी प्रोसेसर खाली है उस पर पहले मैं शेड्यूल करूंगा। तो ये M2 16 पर खाली हो रहा है और M1 कहां पर 20 पर खाली हो रहा है, तो हमारे पास कौन सा प्रोसेसर है सर नेक्स्ट पे? P3 है, P3 है। लेकिन सर P3 जाएगा कहां? जाहिर सी बात है सर, जो CPU खाली रहेगा वहां पर जाएगा विदाउट वायलेटिंग एनी रूल। तो यहां पर M2 पहले खाली हो रहा है तो मैं P3 को शेड्यूल कर रहा हूं। P3 कितनी देर के लिए रन होगा सर? 25 यूनिट के लिए रन होगा, तो ये 41 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखो और करके देखो, उसके बाद 20 पर P1 खाली हो रहा है, लेकिन क्या P3 रेडी क्यू में है? क्या P3 रेडी क्यू में? क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में थे, P1, P2, P3, P4। P1 हमने कंप्लीट किया, P2 हमने कंप्लीट किया, P3 41 पर कंप्लीट हो रहा है, तो यानी कि सर वो M2 पर रन हो रहा है। तो जाहिर सी बात है हमारे पास रेडी क्यू में सिर्फ एक ही प्रोसेसर है, विच इज व्हाट सर? P4। तो क्या आप कंडीशन किसी रूल्स को वायलेट कर रहे हो सर? नहीं सर, क्योंकि देखिए P4 का प्रायोरिटी सबसे कम है, तो जाहिर सी बात है P4 यहां पर लास्ट में मैं M1 पर रन कर सकता हूं। ठीक है, क्योंकि 20 पर वैसे भी M1 खाली है, तो मेरे पास रेडी क्यू में एक ही प्रोसेसर है, तो लगवा दो सर। ठीक है, तो कितने यूनिट रन होगा सर? ये 10 यूनिट्स रन होगा, तो ये 30 हो जाएगा। तो कलेक्टिवली देखते हैं सर क्या आंसर हो सकता है, तो ये हो जाएगा सर 0 0 0 0। तो कंप्लीशन टाइम कितना है सर? P1 का 20 है, P2 का 16 है, और P3 का 41 है, P4 का 30 है। टर्न अराउंड टाइम कितना है सर? कंप्लीशन टाइम मैंने सर अराइवल टाइम 20 16 41 30। वेटिंग टाइम कितना है सर? टर्न अराउंड टाइम मैंने बस टाइम ये 16 और आई थिंक दिस इज 20। ठीक है, तो एवरेज कितना निकलेगा सर? 36 डिवाइडेड बाय व्हाट सर? 4, विच इज इक्वल्स टू व्हाट सर? 9। सो आंसर इज व्हाट सर फॉर दिस वन? 9। सो एवरेज वेटिंग टाइम कितना है सर हमारा? 9 है। ठीक है, चलिए, सो याद रहे इस चीज को। तो देखते हैं भैया 9 है हमारे पास। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो एवरेज वेटिंग टाइम इज व्हाट सर? 9। ठीक है, चलिए, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। Another beautiful question, okay fine, please pay attention to this, please pay attention to this, very beautiful question. So देखते हैं सर इसको क्या करना है, कैसे करना है। Please pay attention to this. See, consider the system with n process sharing the CPU in round robin fashion. Okay fine, the context switching time is s units. Okay fine, then what must be the time quantum q such that the number of context switches are reduced, but at the same time each process guarantee to get its turn at the CPU for every t seconds of time. Okay fine. ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद अक्सर मैं ये नहीं कहता है कि हर बच्चा, लेकिन मैक्सिमम बच्चों को सर ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है क्वेश्चन पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए, क्यों? क्योंकि पहली बात तो ये है कि सारा क्वेश्चन पैरामेट्रिक है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब देखते हैं सर कैसे करना है, क्या करना है। तो इसको समझाने के लिए लेट्स सी समथिंग इन खलील्स वे, ओके फाइन। सो व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, सी ये है सर हमारा रेडियो। एक बार क्या हुआ सर, 4 लोगों ने अपने पैसे खर्च करके एक रेडियो खरीदा। 4 लोगों, जिनका नाम ABCD है सर। जिनका नाम क्या है सर? ABCD है। जिनका नाम क्या है सर? ABCD है। ठीक, चलो, अब हुआ क्या सर, एक दिन ऐसा सिचुएशन आया कि ये 4 लोग एक ही टाइम पे 4 डिफरेंट चैनल इस रेडियो पर प्ले करना चाहते थे। तो ये क्या पॉसिबल है? आंसर इज नो, क्योंकि हमें पता है कि सर एक रेडियो एट ए टाइम सिर्फ एक ही चैनल को प्ले कर सकता है। तो फिर इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करोगे? तो चारों ने मिलकर डिसाइड किया कि नहीं भैया, हम 5-5 मिनट सुनेंगे। तो पहला 5 मिनट ए ने सुना, फिर उसने बी को रेडियो पास किया, तो फिर नेक्स्ट 5 मिनट बी ने सुना, फिर उसने सी को पास किया, फिर नेक्स्ट 5 मिनट सी ने सुना, फिर उसने डी को पास किया। ठीक है, फिर डी ने क्या किया सर? 5 मिनट सुना, फिर वो किसको पास करेगा सर? सी को पास करेगा, ए को पास करेगा? यस, ए को पास करेगा। साइक्लिक वे होता रहेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। अभी देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, यहां पर सवाल क्या है।
सीपीयू को कितनी देर के बाद ये रेडियो वापस मिला, ये सवाल है सर। ठीक है, अब गौर करके देखो, सीपीयू ने पहली बार जब छोड़ा था, सॉरी, ए को कितनी देर के बाद रेडियो मिला। ठीक है, चलिए, तो ए ने पहली बार जब रेडियो छोड़ा था तो इस पॉइंट पर छोड़ा था, तो उसके बाद कितने यूनिट हुआ सर, 5 5 5 15 यूनिट के बाद ए को रेडियो वापस मिल गया। ठीक है, चलिए, फिर ए ने कितने किया कि सर 5 यूनिट सुना, उसके बाद उसने क्या किया सर, बी को पास किया, फिर बी ने क्या किया सर, बी को देखो पहली बार कब छोड़ा था सर, उसने यहां पर छोड़ा था, फिर कितनी देर के बाद वापस मिल रहा है सर, देखो 5 5 और ये वाला 5, तो 15 मिनट के बाद उसको वापस मिल रहा है। ठीक है, चलिए, तो उसने भी क्या किया सर, 5 यूनिट सुना, फिर उसने क्या किया सर, सी को पास किया, तो सी ने सर पहली बार यहां पर छोड़ा था, उसको कितनी देर के बाद वापस मिल रहा है सर, डी का 5, ये 5 और ये 5, कलेक्टिवली व्हाट सर 15 मिनट के बाद उसको वापस मिल रहा है। द सेम थिंग विद द प्रोसेस डी आल्सो। यानी कि बात सोचने वाली बात यह है कि आप हर 15 मिनट के बाद यू विल गेट बैक द रेडियो। मैं गारंटी दे सकता हूं कि 15 मिनट के बाद आपको रेडियो फिर से वापस मिलेगा ही मिलेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो सवाल भी यही यहां पर है सर, सवाल भी यहीं पर है कि सवाल यहां पर क्या है सर, but at the same time each process guaranteed to get its turn at the CPU for every t seconds of time, for every t seconds of time। आई बात समझ में सर? यानी कि सर हर 15 मिनट के बाद आपको गारंटी देनी होगी कि भैया प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको सर कन्वर्ट करते हैं अपने एग्जांपल में, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। इस रेडियो को मैं बोलता हूं सर सीपीयू, इन आदमी को मैं बोलता हूं सर प्रोसेसेस, और इस फाइव को बोलता हूं टाइम क्वांटम, और ये पासिंग दिस रेडियो फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, आई विल से सर इट इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, चलिए, तो अभी देखते हैं सर, ये तो हो गई एनालॉजी, ठीक है, जो कि किस तरह से इसको सोचना है, विजुअलाइज करना है, बस इसी केस को हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में ढालना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, पहले मैं अजम्पशन ले रहा हूं, अजम्पशन में क्या ले रहा हूं सर, मैं अज्यूम n इक्वल्स टू 4, यानी कि सर मैं 4 प्रोसेसर ले रहा हूं, P1 P2 P3 P4, ओके फाइन, एंड ऑल द प्रोसेस आर अराइविंग एट टाइम 0। सर आप अजम्पशन क्यों ले रहे हो? रीजन बहुत सिंपल सी है भैया, ये पूरा क्वेश्चन पैरामेट्रिक है, तो मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अजम्पशन लेनी पड़ेगी यहां पर। ठीक है, चलिए, तो देखते हैं गिवन क्या है सर, गिवन क्या है सर, टाइम क्वांटम इक्वल्स टू Q और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम इक्वल्स टू व्हाट सर, S, ये सारी चीजें दी हुई है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं सर क्या करना है। As I said that assume that all the process arrive at time 0 itself, यानी कि सर 0 पर रेडी क्यू में कितने प्रोसेस रहेंगे सर, P1 रहेगा, P2 रहेगा, P3 रहेगा, P4 रहेगा। तो मैं पहले किस प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा हूं सर, प्रोसेस P1 को शेड्यूल कर रहा हूं, कितनी देर के लिए रन हो रहा है सर, टाइम क्वांटम Q, और फिर हो गई सर आपकी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ठीक है, चलिए, तो आपने क्या किया सर, प्रोसेस P1 को पीछे लगवा दिया। नेक्स्ट मैं क्या कर रहा हूं सर, प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर रहा हूं, कितनी देर के लिए रन होगा सर, Q यूनिट्स ऑफ टाइम होगा, फिर क्या होगा सर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, और आप क्या करोगे सर, प्रोसेस P2 को आप पीछे लगवा दोगे। नेक्स्ट सर प्रोसेस P3 विच इज रनिंग फॉर Q यूनिट्स ऑफ टाइम, नेक्स्ट क्या हो रहा है सर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, और उसके बाद क्या कर रहे हो आप, प्रोसेस P3 को पीछे लगवा रहे हो। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या हो रहा है सर, प्रोसेस P4 विच इज रनिंग फॉर Q यूनिट्स ऑफ टाइम, once again the context switching is happening। ठीक है, चलिए, and I am keeping this process P4 back of the queue। ठीक है, चलिए, now please pay attention to this। अगर आप यहां से गौर करके देखो, इसके बाद किसको शेड्यूल कर रहे हो सर, प्रोसेस P1 को कर रहे हो, यानी कि सर अब यहां से सर फिर से वापस आने वाली बात हो गई, फिर से वापस आने वाली बात हो गई। इस क्वेश्चन में, इस एग्जांपल में भी अगर आप गौर कर रहे हो, मैं पहले टर्न में किसी पे ध्यान नहीं दे रहा था, ध्यान कब दे रहा था सर, दूसरे टर्न में, कि भाई कितने देर के बाद उसको वापस मिलेगा, कितनी देर के बाद उसको वापस मिलेगा। क्या हर बार आप उसको इस तरह से गारंटी दे सकते हो? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, हमने यहां पर देखा है हर प्रोसेस के साथ। ठीक है, चलिए अभी देखो यहां पर इसको इसने छोड़ा था कब सर, पहली बार यहां पर छोड़ा था, इसको वापस कब मिला सर, यहां पर मिला। इस ड्यूरेशन को मैं बोलता हूं सर टी, जैसे कि हमने यहां पर भी देखा, जब मैं इसकी बात कर रहा था तो बोला था कि ये पहले छोड़ा था कब, यहां पर छोड़ा था, इसको वापस कब मिला, यहां पर मिला। ये जो कलेक्टिवली 15 यूनिट्स ऑफ टाइम आ रहा है सर, उसको एक्चुअली मैं टी बोल रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा सर। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, नेक्स्ट वन। टी का मतलब क्या है सर, यहां टी इक्वल्स टू कितना है सर, 4s प्लस 3q, 4s प्लस 3q। 4 का वैल्यू क्या है सर, n है, तो मैं क्या कर रहा हूं सर, ns प्लस n-1q, दिस इज व्हाट सर टी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं सर होगा क्या यहां पर, अब देखते हैं होगा क्या। अभी देखो
सर आपने टी के हिसाब से समझा तो दिया, क्वेश्चन बड़ा अच्छे से लगा, लेकिन क्या ये बात, क्योंकि जैसे कि आपने यहां पर एग्जाम्पल में तो 5-15 सेकंड 15 मिनट का टाइम आपने ए के साथ भी प्रूफ किया था, बी के साथ भी प्रूफ किया था, सी के साथ भी प्रूफ किया था, इस तरह से किया था, तो यानी कि सर मल्टीपल प्रोसेस के साथ प्रूफ किया था आपने, क्या यहां पर भी प्रूफ कर सकते हो सर? अगर यहां पर भी हो जाए तो फिर बात सही है फिर, ठीक है। चलिए नाउ लेट्स सी सर, प्लीज पे अटेंशन टू दिस। तो मैं क्या कर रहा हूं सर, देखो प्रोसेस P1 Q यूनिट्स ऑफ टाइम रन हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है, और फिर मैं किस प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा हूं सर? प्रोसेस P2 को शेड्यूल कर रहा हूं। क्या इसका भी टाइम सर टी का इक्वल है सर? देखो पहली बात P2 ने सीपीयू कब छोड़ा था सर? यहां पर छोड़ा था। उसके बाद फिर से P2 को कहां पर मिला सर? यहां पर मिला। इस ड्यूरेशन को मैं बोलूंगा सर टी यूनिट्स ऑफ टाइम। व्हाट इज टी सर? ये देखो कितने एस है सर यहाँ पर? 1 2 3 4 एस है। कितने क्यू है सर यहाँ पर? 1 3 2 3 क्यूज है, यानी कि सर सेम टी आ रहा है सर दो बार भी। अब P3 के साथ भी देख लो, P4 के साथ भी देख लो, उसको जितने बार रिपीट करोगे आपको सेम टी आता रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन सर, तो इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। एक बात तो कंक्लूजन हो गई कि भाई एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भैया हर टी यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद प्रोसेस को सीपीयू मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन सर ऑप्शंस उसने दिए थे क्यू में, ऑप्शंस उसने क्यू दिए थे क्यू में। सो प्लीज पे अटेंशन, कन्वर्ट दिस इनटू द क्यू। Q equals to T minus NS divided by what sir? N minus 1 Q. Okay. So where is the option sir? Where is the option sir? Option C is correct. Option C is correct. But. Okay. Fine. So no doubt sir. We got the answer. We got the answer. लेकिन अब वो सर इसने गारंटी बोलने के बाद अगर ये बोलता है कि सर प्लीज प्रोसेस विल गेट बैक द सीपीयू आफ्टर एटलीस्ट टी यूनिट्स ऑफ टाइम, एटलीस्ट टी यूनिट्स ऑफ टाइम अगर वो बोलता तो हम क्या करते थे सर? इसी इक्वेशन में जहां पर मैं क्या लिखता था सर? टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ओके फाइन। अगर एटलीस्ट बोलता, क्या बोलता? एटलीस्ट बोलता। अगर ये अटमोस्ट बोलता तो मैं टी शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू व्हाट सर? दिस पर्टिकुलर बेस इक्वेशन, बिकॉज दिस इज द बेस इक्वेशन। और हमें पता है सर अगर मुझे एटलीस्ट और अटमोस्ट कैलकुलेट करना तो सबसे पहले बेस कंडीशन मालूम करनी पड़ेगी, उसके आगे और पीछे के हिसाब से मैं बाद में से डिसाइड करूंगा, ठीक है। चलिए तो इसलिए मैंने बेस कंडीशन पहले मालूम की, फिर आगे और पीछे आप खुद ही डिसाइड कर लो सर बेस्ड ऑन दिस। ओके फाइन। तो ये क्या है सर? एटमोस्ट है सर। आई बात समझ में सर? ठीक है। चलिए अभी और एक क्वेश्चन, और एक सवाल, दिल नहीं हो रहा, ठीक है, दिल नहीं हो रहा, अभी देखते हैं सर और क्या क्या है यहां पर। आप बहुत बार देखते होंगे सर कि अगर मेरे पास सिस्टम में रेडी क्यू में 4 प्रोसेस है, ठीक है, तो मुझे कितने प्रोसेस के बाद चांस मिलेगा? तो जाहिर सी बात है, और मान लो कि हर एक प्रोसेस क्यू यूनिट्स ऑफ टाइम की तरह रन हो रहा है, ठीक है। चलिए तो जाहिर सी बात है सर 3 प्रोसेस के टाइम क्वांटम के बाद मुझे चांस मिलेगा, ठीक है। जैसे कि यहां पर भी क्या हो रहा है सर? P1 जब रन हो रहा है तो उसको फिर नेक्स्ट टाइम फिर से रेडियो कब मिल रहा है सर? सॉरी, ए जब रन हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम उसको फिर से रेडियो कब मिल रहा है सर? 15 यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद मिल रहा है। यानी कि सर हर एक प्रोसेस का जो एग्जीक्यूशन टाइम, जो टाइम क्वांटम है कितना है सर? 5 5 5 5, तो 5 into 3 गेटिंग दिस आइडिया? सर 15 यूनिट्स ऑफ टाइम के बाद आपको गारंटी चांस मिलेगा ही मिलेगा। तो सेम चीज सर कभी कभी थियोरेटिकल में राउंड रॉबिन में लिखाई जाती है बात कि भैया एक अगर n प्रोसेस है, ठीक है, अगर P1 to P1 अब P1 P2 P3 इस तरह से n प्रोसेस है, एक बार प्रोसेस जब रन होता है तो उसको नेक्स्ट टाइम कब चांस मिलेगा? तो जाहिर सी बात है n-1 इंटू व्हाट्स टाइम क्वांटम। आई बात समझ में? यानी कि सर जितने प्रोसेसर है बचे हुए उनके बाद ही आपको आना पड़ेगा, क्योंकि यू आर फॉलोइंग द साइक्लिक मैकेनिज्म। एक बार आपने कुछ ले लिया तो आपको फिर लाइन के पीछे ठहरना पड़ेगा, यानी कि सर आपका नेक्स्ट टर्न ये जो आपके सामने जो n-1 बंदे ठहरे ना उसके बाद आएगा। तो इसीलिए सर यहां पर देखो, इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है, ये अक्सर आप देखते हो इस इक्वेशन where t equals to ns plus n-1 q। और कभी कभी अगर आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को इग्नोर कर रहे हो, जैसे कि यहां पर अगर ns दिया है, n का क्या है सर? नंबर ऑफ प्रोसेसेस, s का क्या है सर? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जनरली बहुत छोटा होता है तो कभी कभी इस बात को इग्नोर भी किया जाता है, तो तब भी आपको क्या आंसर आता है सर? n-1 इंटू q आएगा आंसर। ऐसा क्यों हो रहा है सर? वाई n-q? क्योंकि एक बार अगर आप कुछ ले लेते हो, सीपीयू को अगर आप एक बार ले लेते हो तो जाहिर सी बात है अगर फिर से सीपीयू चाहिए तो आपको पीछे ठहरना पड़ेगा लाइन में। ऐसा क्यों हो रहा है सर? ऐसा बहुत सिंपल वजह है कि इसका होने का रीजन ये है कि whenever you are implementing the round robin schedule, by the time you are implementing the round robin schedule, you are using one data structure which is called what's a circular queue data structure। तो जाहिर सी बात है जब भी आप गौर करके
देखो सर, आप यहाँ पर ठहरे हो, कुछ आप ले रहे हो, ठीक है, कुछ आप ले रहे हो और आपके पीछे 10 लोग ठहरे हुए हैं, ठीक है, चलिए, और आप कुछ लेने के बाद आप फिर जाकर लाइन के पीछे ठहर गए, आप जाके फिर लाइन के पीछे ठहर गए, तो मुझे बताओ नेक्स्ट टाइम जब आप लोगे, जो भी आप ले रहे हो सर, वो कितने लोगों के बाद मिलेगा? तो आप बोलोगे सर मेरे आगे 9 आदमी ठहरे हुए, तो n-1 है सर, ठीक है, और हर एक का अपना टाइम क्वांटम है, दैट मींस क्यू, सो n-1 इंटू क्यू, दैट्स इट, फिनिश। होप यू अंडरस्टूड दिस वन, ठीक है। चलिए, बहुत काफी विस्तार से डिस्कस किया ये क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लगता था कि सर इस क्वेश्चन में काफी कुछ है सीखने के लिए, तो इसलिए सर एक ही जगह पर सारी चीजें कवर की, ठीक है। चलिए, गो फॉर द नेक्स्ट वन। Which one or more of the following options guarantee that a computer system will transition from user mode to what sir? Kernel mode. User mode to kernel mode transition होगा. Please pay attention to this. Please pay attention to this. जब आप फंक्शन कॉल कर रहे हो तो क्या यूजर मोड से कर्नल मोड में आता है सर सिस्टम? आंसर इज नो। जैसे कि अगर मैं F1 फंक्शन लिख रहा हूं, ठीक है, और उसी को कॉल कर रहा हूं, तो एवरीथिंग इज देयर इनसाइड द यूजर मोड, नो नीड टू गो इनसाइड द कर्नल मोड, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वन सर। सो दिस इज व्हाट सर? नो। जब आप मैलॉक फंक्शन यूज करते हो तो क्या तब आप यूजर मोड से कर्नल मोड में जाते हो सर? अक्सर नहीं जाते, क्योंकि अक्सर मैलॉक का काम जो होता है सर वो यूजर स्पेस में होता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस भी है जहां पर आप जा सकते हो। जैसे कि मान लो कि आप एक प्रोसेस को 10 MB का मेमोरी अलोकेट करना चाहते हो रन टाइम, क्योंकि मैलॉक में क्या होता है सर, आप रन टाइम पे मेमोरी अलोकेट करते हो, लेकिन होता क्या है सर, अगर आपके सिस्टम में 10 MB से कम है, क्योंकि आप 10 MB एलोकेट करना चाहते हो, लेकिन आपके सिस्टम में मान लो कि 5 MB है, ठीक है, चलो, तो क्या आप एलोकेट कर पाओगे? आंसर इज नो, यू कैन नॉट। आई बात समझ में सर? तो उस टाइम पे क्या होता है सर, यूजर मोड से कर्नल मोड में शिफ्टिंग होती है सर, ठीक है। यानी कि सर ये आप ये गारंटी नहीं दे सकते कि सर कभी ये होगा ही नहीं, ये गारंटी नहीं दे सकते, कभी कभी हो सकता है बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ठीक है। चलिए, तो लेकिन यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है सर, आपको आपको गारंटी देना पड़ेगी कि अगर मैं बोल रहा हूं कि भैया नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता मैलॉक में, मैक्सिमम नहीं जाता, लेकिन कभी कभी जाता है बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन, ठीक है। चलिए, तो इसलिए दिस इज नॉट पेज फॉल्ट। इसको सोच कर देखो, करने से बेहतर है सोच कर देखो। एक प्रोसेस का पेज फॉल्ट हुआ है, तो प्रोसेस सीपीयू पर रन हो रहा था, वो आईओ के लिए गया है, ठीक है। चलिए, जब वो आईओ के लिए जाएगा तो सर मान लो कि पेज फॉल्ट हो तो आईओ के लिए, आईओ में कहां पर सर? डिवाइस क्यू में वेट कर रहा है। डिवाइस कौन सी डिवाइस क्यू सर? हार्ड डिस्क की डिवाइस क्यू में वेट कर रहा है। एम आई करेक्ट और नॉट सर? फाइन। तो अब ये सोच कर देखो बात, हर एक आईओ डिवाइस का अपना डिवाइस ड्राइवर है, ठीक है। चलिए, तो फिर क्या हो जाएगा सर, डिवाइस ड्राइवर से ओएस इंटरैक्ट करेगा, एंड फिर उसके बाद क्या करेगा सर, वो डिवाइस ड्राइवर डिवाइस कंट्रोलर से इंटरैक्ट करेगा। डिवाइस कंट्रोलर क्या करेगा सर, जो भी पेज आप फेच करना चाहते हो वो पेज लाकर उसके बफर में रखेगा, फिर इंटरप्ट जनरेट होगा, ये सारी चीजें होगी। इस चीज को मैंने काफी खूबसूरती से पढ़ाया है। अगर आप मेरी इंटरप्ट वाली वीडियोस अगर देख रहे हो, इंटरप्ट वाली वीडियोस जहां पर मैंने पढ़ा है, आई थिंक वीडियो नंबर 3 समथिंग, ठीक है। चलिए, एक बार उसको देख लेना, जहां पर मैंने हेडिंग दी है इंटरप्ट सिस्टम कॉल एग्जीक्यूशन एंड इंटरप्ट, और दोनों को सर पहले तो तीन कंपोनेंट्स में मैंने पढ़ा है। पहले कंपोनेंट में सिस्टम कॉल डिस्कस किया, दूसरे कंपोनेंट में इंटरप्ट डिस्कस किया, और तीसरे कंपोनेंट में सर इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश की। अगर आप वो वीडियो देखते हो तो सर ये चीजें बहुत आसान लगने लगी, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, एक बात तो पक्की है, जब पेज फॉल्ट होता है तो क्या होता है सर, एक हार्डवेयर ट्रैप जनरेट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल क्या होता है सर, यूजर मोड से कर्नल मोड में जाता है, क्योंकि सर पेज फॉल्ट को सर्विस कौन देगा? कौन सा ऐसा बंदा है जो पेज को लेकर आएगा सर? ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आएगा। अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आ रहा तो जाहिर सी बात है आपका जो वर्क फ्लो चल रहा है राइट नाउ इज इनसाइड द कर्नल मोड, ठीक है, क्योंकि डिवाइस ड्राइवर से इंटरैक्ट करना, डिवाइस कंट्रोलर से इंटरैक्ट करना, हार्ड डिस्क से इंटरैक्ट करना, ये यूजर प्रोग्राम का काम नहीं है सर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो यानी कि सर मैं गारंटी दे सकता हूं कि जब भी पेज फॉल्ट होगा जब भी पेज फॉल्ट होगा तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मोड यूजर मोड से कर्नल मोड में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, सो आई कैन गिव गारंटी फॉर दिस वन सर, ठीक है। चलिए, सिस्टम कॉल बिल्कुल सर, क्योंकि सिस्टम कॉल का इंप्लीमेंटेशन कहां होता है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस है सर, कुछ नहीं है। जैसे कि फोक फंक्शन है, आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे हो फोक फंक्शन, लेकिन आपको पता नहीं कि उसका कोड क्या है, तो फिर कोड कहां है सर? उसका कोड है सर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर आप स्कैनफ फंक्शन ले रहे हो तो स्कैनफ फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन कहां है सर? ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अगर आप प्रिंटफ फंक्शन ले रहे हो तो उसका इंप्लीमेंटेशन कहां है सर? प्रिंटफ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तभी तो आईओ करता है ना सर, ठीक है। और ये सारी चीजों को सर अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो मैं जैसे कि बोला हूं कि इंटरप्ट का जो वीडियो है एक बार उसको जरूर देख लेना, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं सर, रैंडमली आकर प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन देखना शुरू कर देते हैं और उनको कभी कभी आइडिया नहीं होता कि सर क्या बोल रहे हैं। तो इसलिए सर इस चीज को क्लैरिटी से समझना है, क्योंकि इट इज वेरी वर्थी वीडियो, सो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। चलिए,
सिस्टम कॉल, तो तब भी क्या होता है सर, सिस्टम कॉल होता है क्या है सर, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस होते हैं, ठीक है चलिए। तो जाहिर सी बात है यार, अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस एग्जीक्यूट करना है तो जाहिर सी बात है आपको यूजर से कर्नल मोड में आना ही पड़ेगा, ठीक है चलिए। सो दैट मींस व्हाट सर, विद दिस टू आई कैन गिव गारंटी फॉर दिस, ठीक है चलिए। नेक्स्ट वन, which one or more of the following need to be saved on a context switching from one thread T1 of a process to another thread T2 of the same process, ठीक है चलिए। देखिए सेम प्रोसेस की बात कर रहा है सर, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहां पर हो रही है सर, थ्रेड्स के बीच में हो रही है सर, थ्रेड्स के बीच में हो रही है, ठीक है चलिए। तो कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सेव करना पड़ेगा, कब का गेट क्वेश्चन है सर, 23 का गेट क्वेश्चन है सर। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। सबसे पहले पेज टेबल बेस रजिस्टर होता क्या है सर, देखो आप क्या करते हो, एक प्रोसेस को पेजेस में डिवाइड करते हो, वो पेजेस को क्या करते हो आप मेन मेमोरी के अंदर रखते हो और उसकी इंफॉर्मेशन आप पेज टेबल के अंदर मेंटेन करते हो, ठीक है। ये पेज टेबल आप कहां पर रखते हो सर, मेन मेमोरी के अंदर रखते हो, ठीक है चलिए। और इसकी इंफॉर्मेशन आप क्या करते हो, इसका जो लोकेशन है मेन मेमोरी में जहां पर भी है उसका एड्रेस आप कहां पर स्टोर करते हो सर, पेज टेबल बेस रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हो, ठीक है चलिए। तो यानी कि सर हर एक प्रोसेस जो भी मेन मेमोरी के अंदर है उसका जो एड्रेस है सर, उसका जो एड्रेस है उसके एग्जीक्यूशन के टाइम पर उसका एड्रेस हम कहां पर रखते हैं सर, पेज टेबल बेस रजिस्टर में रखते हैं, ठीक है चलिए। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस। अब देखो ये प्रोसेस है मेरा मेन मेमोरी के अंदर, ठीक है, और इसका एड्रेस मान लो कि कुछ 100 है, तो ये 100 मैं क्या कर रहा हूं सर, यहां पर रख रहा हूं, ठीक है चलिए। लेकिन थ्रेड्स कहां पर है सर, थ्रेड्स कहां पर है सर, थ्रेड्स विद इन द प्रोसेस है, थ्रेड्स विद इन द प्रोसेस है, ठीक है चलिए। नाउ प्लीज पे अटेंशन टू दिस, प्लीज पे अटेंशन। देखो यहां पर देखो थ्रेड्स का कॉन्सेप्ट, हालांकि थ्रेड्स हमारा कवर नहीं हुआ लेकिन ये क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा मिक्स है, ठीक है। और सीपीयू मतलब प्रोसेस सीपीयू शेड्यूलिंग में भी आप डिस्कस कर सकते हो, थ्रेड्स में भी डिस्कस कर सकते हो, कहीं पर भी डिस्कस कर सकते हो, लेकिन वेट करना थ्रेड्स की बहुत अच्छी सी वीडियो आएगी, ठीक है चलिए। थ्रेड्स की बहुत अच्छी सी वीडियो आएगी, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कम से कम तो आइडिया होता ही है मैक्सिमम लोगों को सब्जेक्ट का। दिस इज व्हाट सर कोड, दिस इज व्हाट सर डेटा, दिस इज व्हाट सर फाइल एंड दिस इज व्हाट सर हीप, ठीक है चलिए। कोड डेटा फाइल हीप। अब यहां पर होता क्या है सर, ये है हमारा स्टैक और ये है सर हमारे रजिस्टर, ये हमारा स्टैक और ये हमारे रजिस्टर, ये हमारा स्टैक और ये हमारे रजिस्टर्स, ठीक है चलिए। हर एक थ्रेड्स का अपना स्टैक और रजिस्टर्स होता है सर, और थ्रेड्स क्या शेयर करते हैं सर, कोड डेटा फाइल हीप, ये सारी चीजें थ्रेड्स शेयर करते हैं प्रोसेस की, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट सर प्रोसेस, यानी सर ये सिचुएशन में एग्जैक्टली आपको यहां पर बता रहा हूं और कुछ नहीं, ठीक है चलिए। नाउ प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस, प्लीज पे अटेंशन ऑन दिस। अगर मैं ये थ्रेड T1 है, थ्रेड T2 है और थ्रेड T2, चलो T4 भी ले लेते हैं क्योंकि मैंने वहां पर 4 लिए हैं, तो ठीक है। ये स्टैक है सर, ये इसका मतलब स्टैक है, ठीक है। चलो अभी देखो थ्रेड T4, थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन कहां पर होती है सर, थ्रेड्स की इंफॉर्मेशन जो होती है जैसे कि थ्रेड आईडी, ओके, रजिस्टर्स वैल्यू, ओके, रजिस्टर्स वैल्यू जैसे कि प्रोग्राम काउंटर हो, स्टैक पॉइंटर हो और रजिस्टर सेट वैल्यू हो, वो कहां पर स्टोर रहती है सर, एरर नंबर हो, ये सारी चीजें कहां पर स्टोर होती है सर। अगर ये T1 थ्रेड है तो इसकी इंफॉर्मेशन TCB1 में स्टोर होती है, या फिर थ्रेड टेबल भी कहा जाता है, या फिर सेपरेटली TCBs भी कहा जाता है। व्हाट इज TCB सर, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, थ्रेड कंट्रोल ब्लॉक, जैसे कि प्रोसेस का प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है वैसे, ठीक है चलिए। अब यहां पर गौर करके देखो, यहां पर गौर करके देखो, अगर थ्रेड 1 मेरा CPU पर रन हो रहा है, ठीक है, और मुझे थ्रेड 2 को शेड्यूल करना है, तो जाहिर सी बात है मैं क्या करूंगा सर, थ्रेड 1 को क्या ब्लाइंडली हटा दूंगा, नहीं सर, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, उसके जो रजिस्टर वैल्यू और स्टैक का वैल्यू है सर, उसके मैं TCBs में सेव कर दूंगा, ठीक है चलिए। और दूसरे थ्रेड के सर रजिस्टर वैल्यू और रजिस्टर्स वैल्यू और स्टैक वैल्यू मैं क्या करूंगा सर, CPU पर लोड कर दूंगा। इसी को हम कहते हैं सर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी कि सर जो थ्रेड रन हो रहा है उसको सेव, उसके कॉन्टेक्स्ट को सेव कर लो। कॉन्टेक्स्ट मींस व्हाट सर, कलेक्शन ऑफ व्हाट सर रजिस्टर्स वैल्यू लाइक स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर एंड सम अदर रजिस्टर, ठीक है, इसको कहते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो उसको पहले सेव कर लो और फिर दूसरे थ्रेड के कॉन्टेक्स्ट को CPU पर लोड कर दो, इसको कहते हैं सर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, ठीक है चलिए। तो यहां पर गौर करने वाली बात क्या है, डोंट यू थिंक सर, अगर मैं एक थ्रेड से दूसरे तरफ थ्रेड के साइड में शिफ्ट हो रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं क्या कर रहा हूं सर, ये सारे स्टैक पॉइंटर, प्रोग्राम काउंटर, जनरल पर्पस रजिस्टर, ये सारे के सारे मैं सेव कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सर हर एक थ्रेड का अपना स्टैक, अपना खुद का स्टैक है, ठीक है, और मुझे पता है कि सर हर एक थ्रेड का अपना रजिस्टर सेट है सर। आई बात समझ में, ठीक है चलिए। तो आपको सेव करना ही पड़ेगा, ठीक है।
Next one, sir. Go for the next one. Now let's see this question. Consider a consider a CPU that has to execute two types of processes. The first type, actuator A, require a CPU burst of what's 6 seconds. Okay, fine. The second type, controller C, requires a CPU burst of what's 8. यानी कि सर ए टाइप के प्रोसेस के कितने हैं सर 6 बस टाइम रहेंगे, और जो दूसरा टाइप का प्रोसेस है सी, उसके बस टाइम 8 रहेंगे. A new process of type A arrive at what's 10, 20, 30, 40, 50 seconds. Similarly, a new process of type C arrive at what's 11, 22, 33, 44 and 55. Okay, fine. The CPU scheduling policy is first come first serve. Which policy you are using, sir? First come first serve. Okay, fine. The first process of type A start at what's 10 seconds. The average waiting time for the 10 processes how much? So we have to collect the data. ठीक है, 10 प्रोसेस का एवरेज वेटिंग टाइम बोल रहा है सर. सारा खेल कुछ नहीं है, फालतू का खेल है. ठीक है, सिंपल सा सीपीयू शेड्यूलिंग प्रॉब्लम है, लेकिन उसको बताने का तरीका उसने कुछ अलग दिया है. आपको क्या करना है सर, 10 प्रोसेस लेना है, जिसमें से 5 ए टाइप के रहेंगे, 5 सी टाइप के रहेंगे. ठीक है, चलिए. उनका अराइवल टाइम तो ऑलरेडी उसने ही दिया है, और बस टाइम भी उसने ऑलरेडी दिया है. तो क्या डोंट यू थिंक सर यू आर गेटिंग द 3 कॉलम्स ऑफ प्रोसेस आईडी, अराइवल टाइम एंड बस टाइम? पूछ क्या रहा है सर? एवरेज वेटिंग टाइम पूछ रहा है, और कुछ नहीं. ठीक है, चलिए. प्लीज पे अटेंशन. कब का क्वेश्चन है सर? ये 2026 का क्वेश्चन है सर. ठीक है, चलिए लेट्स सी. देखो, तो सबसे पहले सर टाइप ए के प्रोसेस A1, A2, A3, A4, A5. अराइवल टाइम कितना रहेगा भैया? अराइवल टाइम कितना रहेगा? और उसने बोला है सर 10, 20, 30, 40, 50. बस टाइम कितना रहेगा भैया? 6, 6, 6, 6, 6. ठीक है, चलो सी टाइप के प्रोसेस को देखते हैं. C1, C2, C3, C4, C5. अराइवल टाइम क्या दिया सर उसने? 11, 22, 33, 44, 55. Okay, and the execution time is what, sir? As I said that 8 units of time. तो ये 8, 8, 8, 8, 8 रहेगा. ठीक है, चलो अभी देखते हैं सर कैसे करना है, क्या करना है. प्लीज पे अटेंशन. सी एल्गोरिथम कौन सा है सर? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. ठीक है, चलिए. पहला प्रोसेस कहां पर आ रहा है सर? 10 पर आ रहा है. ठीक है, चलो 10 पर कौन सा आया सर? प्रोसेस A1 आया. तो जाहिर सी बात है शुरू किए 0 to 1 CPU रिमेन्स आइडल. अगर आप चाहते हो तो ले सकते हो यहां पर. सॉरी, 0 to 10 CPU रिमेन्स आइडल. अब उसके बाद क्या करोगे सर? आप A को शेड्यूल कर रहे हो सर, A1 को शेड्यूल कर रहे हो. कितनी देर के लिए सर? 6 यूनिट के लिए कर रहे हो. तो ये हो जाएगा सर आपका 16. ये हो जाएगा सर आपका 16. अब सोचने वाली बात क्या है सर? 10 से लेकर 16 के बीच में C1 प्रोसेस आया है सिर्फ, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस कब आएगा सर? एक 20 पे आ रहा है, 22 पे आ रहा है. तो C1 प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यों है, तो मैं C1 को शेड्यूल कर रहा हूं. कितनी देर के लिए रन होगा सर? ये 8 यूनिट के लिए रन होगा. तो ये 16 प्लस 8 कितने हो गए सर? 24 हो गए. ठीक है, चलिए अभी देखो 16 से लेकर 24 के बीच में कितने प्रोसेस को आप कितने प्रोसेस आए सर? हमारे पास A2 आया है और C2 आया. दोनों प्रोसेस है. A2 और C2 में सर कौन पहले आया था सर? A2 आया था. तो सर यहां पर A2 और C2 है, तो A2 पहले आया था. कितनी देर के लिए सर? 6. तो ये कितना होगा? 30 होगा. ठीक है, चलिए अभी देखो 24 से लेकर 30 का अगर आप देख रहे हो सर, A3 भी आ गया है हमारे पास. ठीक है, लेकिन C2 पहले आया था, तो मैं पहले C2 को शेड्यूल कर रहा हूं. कितना सर? 8 यूनिट के लिए. ठीक है, 8 यूनिट के लिए. 8 यूनिट के लिए तो ये कितना हो जाएगा सर? 38 हो जाएगा. अब 38 की अगर बात हो रही है तो अगर आप गौर करके देखो, C3 आ गया 33 पर. ठीक है, C3 आ गया 33 पर. हमारे अभी तक ये सारी चीजें क्या हो गई सर? कंप्लीट हो गई. ये सारी चीजें कंप्लीट हो गई. अब हमारे पास क्या है सर? A3 पहले से ही था, अब C3 भी आ चुका है. इन दोनों में से सर कौन पहले अराइव हुआ था सर? A3 हुआ था. तो मैं A3 को शेड्यूल कर रहा हूं. कितनी देर के लिए करूंगा सर मैं? जाहिर सी बात है सर, कितनी देर के लिए करूंगा मैं? 6 यूनिट. तो कितना हो जाएगा सर? ये 44 हो जाएगा. ठीक है, चलिए तो ये 44, ये खत्म. अभी देखो 38 से लेकर 44 तक, तो A3 तो हो चुका है. ठीक है, तो 38 से लेकर 44 तक अगर आप देख रहे हो सर, A4 आया 40 पर और C4 भी आ गया सर हमारे पास. ठीक है, चलिए. लेकिन अगर आप देख रहे हो सर, C3 33 पर आया था, ये तो 44 पे अभी आया है. ठीक है, और 40 पर कौन आया था सर? A4 आया था. तो तीनों में से सर सबसे पहले कौन आया था? C3 आया था. 8 यूनिट. कितना होगा सर? ये 52. यस सर, 52. तो C3 ओवर. ठीक है, चलिए अभी देखो 44 से 52 के बीच में इवन A5 भी आ चुका है. तो हमारे पास ये A4, A5 और C4 है, क्योंकि C5 तो 55 को आने वाला है. ठीक है, चलिए
तो इन तीनों में से सर सबसे पहले कौन आया था सर? A4 आया था। तो मैं A4 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए रन कर रहा हूं सर? 6 यूनिट के लिए रन कर रहा हूं। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 58 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा आपका खत्म। नेक्स्ट वन। अभी क्योंकि 58 को आपने टच किया है तो C5 55 का है, तो जाहिर सी बात है सारे के सारे प्रोसेस अभी बचे हुए रेडी क्यू में है। तो किस प्रोसेस को आप शेड्यूल करोगे? तो ये 50 पर आया था, ये 44 पर आया था, ये 55 पर आया था, तो जाहिर सी बात है आई विल शेड्यूल C4। कितना सर? 8 यूनिट के लिए। तो ये कितना हो जाएगा भैया? 66 यूनिट हो जाएगा। खत्म। नेक्स्ट वन, A5 C5, दोनों में से सर किसको आप शेड्यूल करोगे? दोनों में पहले कौन आया था सर? A5 आया था। कितनी देर के लिए सर? 6 यूनिट के लिए। तो ये होगा सर आपका 72। द लास्ट ले सर C5 8 यूनिट्स के लिए सर 80 हो जाएगा। ठीक है, चलिए खत्म। अब देखते हैं सर इसका एवरेज टर्नअराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम कितना है सर हमारा? यहां पर A1 का कितना है? 16 है, और A2 का कितना है? 30 है, A3 का कितना है? 44 है, और A4 का कितना है? 58 है। ठीक है, और A5 का कितना है? 72 है। ठीक है, चलिए, चलो नेक्स्ट वन। C1 का कितना है सर? 24 है। C2 का कितना है सर? 38 है। C3 का कितना है सर? 52 है। C4 का कितना है सर? 66 है। C5 का कितना है सर? 80 है। ठीक है, चलो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो आप वेटिंग टाइम लेते हैं, सॉरी टर्नअराउंड टाइम लेते हैं सर। टर्नअराउंड टाइम TAT, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 16 में से 10 जाने पर कितना सर? 6। 30 में से 20 जाने पर 10। ये कितना होगा सर? 14। और ये कितना हो जाएगा सर? 18। और ये कितना हो जाएगा सर? 22। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। टर्नअराउंड टाइम 24 में से 11 जाने पर कितना बचेगा सर? 13 बचेगा। और ये कितना हो जाएगा सर? आई थिंक 16 हो जाएगा। 38 में से अगर 12 जाते हैं तो 16। ठीक है, और ये 19 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा सर? 22 रहेगा, और ये कितना हो जाएगा सर? आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 25 रहेगा। एम आई करेक्ट? 25, क्योंकि 55 60 80 बराबर सर। वेटिंग टाइम देखते हैं। टर्नअराउंड टाइम माइनस बस टाइम। सो 6 में से 6 जाने पर 0, और ये कितना रहेगा सर? 4, और ये कितना रहेगा सर? 8, और ये कितना रहेगा सर? 12, और ये कितना रहेगा सर आपका? आई थिंक 22 में से 6 जाने पर कितना रहेगा सर आपका? 16 रहेगा। ठीक है, चलिए 16। ठीक है, नेक्स्ट वन सर, वेटिंग टाइम। अब वेटिंग टाइम कितना है सर? टर्नअराउंड टाइम माइनस बस टाइम। ये कितना बचेगा सर? 5, और ये कितना बचेगा सर? 8। 19 में से 8 जाने पर कितना रहेगा सर? 11। 22 में से 8 जाने पर कितना रहेगा सर? आई थिंक 14। 25 में से 8 जाने पर कितना रहेगा सर? आई थिंक 17 रहेगा। तो आपको एवरेज निकालना है, तो देखते हैं भैया ये कितना है। यहां पर देखो 12 12 24 और 16 40 हो गए। यहां पर 40 प्लस ये देखते हैं सर कितना है, देखते हैं। फिफ्टी फाइव प्लस 40 95 डिवाइडेड बाय 10 मींस व्हाट सर? 9.5 आएगा सर। ठीक है, ये टोटल सर ये वाला और ये वाला मिलाकर कितना होगा? 10 प्रोसेस का 95 होगा, एंड डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू कितना होगा भैया? 9.5 होगा। 9.5 होगा, तो एवरेज वेटिंग टाइम जो आ रहा है इसका कितना है सर? 9.5 है। ठीक है, चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। A scheduling algorithm assigns priority proportional to the waiting time of a process. Every process start with the priority 0. Fine. चलिए. The scheduler reevaluates the process priority. The scheduler reevaluates the process priority every t time unit. This is very important, sir. Every t time units. Okay, fine. And decide the next process to schedule. Okay. Which one of the following is true if the process have no IO operation and all arriving at time 0 itself? ठीक है, चलो देखते हैं. So which one of the following is true? if the process have no IO and no IO operation and all the process arrive at time 0 itself. ये सारी चीजें सोचने के बाद सर एक चीज सोचकर देखो आप कि
ऐसा कौन सा एल्गोरिदम है जहां पर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ही शॉर्ट टाइम शेड्यूलर इज मेकिंग ए डिसीजन दैट विच प्रोसेस विल गो नेक्स्ट ऑन टू द सीपीयू? कौन सा है सर वो? यस, राउंड रॉबिन है। क्योंकि जैसा टाइम क्वांटम खत्म होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर रीवैल्यूएट्स करता है कि भैया नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस जाएगा। फिर से जैसा टाइम क्वांटम खत्म हुआ, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर फिर से रीवैल्यूएट करता है कि नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस जाएगा। आई बात समझ में? सो दैट मींस व्हाट्स आर विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, सो आई विल से इट इज व्हाट्स आर राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। क्योंकि यही एक ऐसा एल्गोरिथम है जहां पर एक एक्शन लिया जाता है, शेड्यूल शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एक्टिवेट होता है एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम के बाद। ठीक है, चलिए लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन सर। The process P1, P2, P3, P4 arrive in that order at times 0, 1, 2 and 8 milliseconds respectively. Fine. And have the execution time of what's at 10, 13, 6, 9 milliseconds respectively. The shortest remaining time first algorithm is used as the CPU scheduling policy. Ignore the context switching time. Which one of the following correctly gives the average turnaround time of the 4 process in the millisecond? तो हमें क्या करना है सर? Average varying time calculate करना है 4 प्रोसेस का। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं भैया, पहले लिख लो P1, P2, P3, P4। ठीक है, एंड अराइव इन दैट ऑर्डर 0, 1, 2, 8। 0, 1, 2, 8। बस टाइम इज व्हाट सर? बस टाइम 10, 13, 6, 9 मिली सेकंड रेस्पेक्टिवली। SRTF एल्गोरिथम यूज करना है सर, देखना है कि कितना एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करना है सर। ठीक है, SRTF एल्गोरिथम बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन देखो सर 2025 का है। यानी कि सर अगर आप सीपीयू शेड्यूलिंग ढंग से कर लेते हो, ऐसा कोई खास टॉपिक तो है नहीं, लेकिन अगर आप इसको ढंग से कर लेते हो तो आपके बहुत सारी चीजें बन सकती है यहाँ, और बहुत सारे अच्छे मार्क्स बन सकते हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं कैसे। ऑन जीरो कौन सा प्रोसेस आया सर? P1 आया। कितनी देर के लिए रन करूंगा सर मैं उसको? 1 यूनिट के लिए रन कर रहा हूं, तो ये 9 हो जाएगा सर, ये 1 हो जाएगा सर। 1 यूनिट के लिए क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि सर 1 पर प्रोसेस P2 आने वाला है। ठीक है, चलिए अब ये दोनों प्रोसेस में सर किस प्रोसेस का बस टाइम सबसे छोटा है? P1 का, तो P1 कंटिन्यू करूंगा सर मैं। ये 2 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, अब 2 पर कौन आ रहा है सर? P3 आ रहा है। ठीक है, चलिए तो ये तीनों प्रोसेस हमारे पास रेडी क्यू में है। इनमें तीनों में से सर किसका बस टाइम सबसे छोटा है? अगर आप देख रहे हो तो 6 छोटा है 8 और 13 से। ठीक है, चलिए और नेक्स्ट P4 आने वाला है 8 पर। सो कैन आई रन दिस प्रोसेस P3 फॉर नेक्स्ट 6 यूनिट ऑफ टाइम और नॉट सर? यस सर, क्योंकि नेक्स्ट 6 यूनिट ऑफ टाइम प्रोसेस P3 को कोई डोमिनेट कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं प्रोसेस P3 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए सर? 6 यूनिट। तो ये होगा सर आपका 8। ठीक है, चलिए और ये होगा खत्म। अब जैसा 8 हो गया सर, प्रोसेस P4 भी रेडी क्यू में। तो कितने प्रोसेस हमारे पास? P1, P2, P4, ये 3 प्रोसेस है सर हमारे पास रेडी क्यू में। इन तीनों में से सर आप किसको शेड्यूल करोगे सर? जिसका भी बस टाइम सबसे कम रहेगा। किसका बस टाइम सर? P1 का सबसे कम है, तो मैं P1 को शेड्यूल कर रहा हूं, विच इज रनिंग फॉर 8 यूनिट्स ऑफ टाइम। इट इज व्हाट सर? 16। इट इज ओवर, क्योंकि सर आपने मैक्सिमल अराइव टाइम क्रॉस कर लिया है, कोई नया प्रोसेस तो आने वाला है नहीं। ठीक है, चलिए तो आप 8 क्योंकि छोटा है 9 और 13 से, तो आप एक ही बार में उसको शेड्यूल कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन प्रोसेस P4 कितनी देर के लिए सर? 9। तो ये होगा सर आपका 25 और ये होगा सर खत्म। नेक्स्ट क्या है सर? प्रोसेस P2 कितनी देर के लिए सर? 13 यूनिट। दैट मींस व्हाट सर? आई थिंक इट इज 38। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि कंप्लीशन टाइम क्या है सर। प्रोसेस P1 16, प्रोसेस P2 38, प्रोसेस P3 8, प्रोसेस P4 25। ठीक है, चलिए सो लेट्स सी सर नेक्स्ट वन। और टर्न अराउंड टाइम देखते हैं सर। टर्न अराउंड टाइम, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। सो 16 माइनस 0 16 and it is what sir? 37 and it is what sir? 6 and it is what sir? 17। ठीक है, तो उसका देखते हैं सर कितना आंसर आ सकता है। सेवेंटी सिक्स डिवाइड बाय व्हाट सर? 4 19। 76 डिवाइड बाय 4 सर। दिस इज आंसर फॉर दिस, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। ये भी सेम क्वेश्चन है सर, ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं। बस इसमें क्या है सर? ट्रायल एरर बेस पर है। यानी कि सर आपको क्या बोल रहा है कि भैया एवरेज वेटिंग टाइम आपका कितना है सर? 1 मिली सेकंड आएगा।
लेकिन वो 1 मिली सेकेंड एवरेज वेटिंग टाइम लाने के लिए आपको यहां पर प्रोसेस P4 का Z वैल्यू कितना लेना होगा, बस इतना ही है। क्या 1 लेना होगा, 2 लेना होगा, 3 होगा, कौन सा वैल्यू लेना होगा, वो Z को आपको क्या करना पड़ेगा सर, ट्रायल और एरर बेस पर आपको गेस करना पड़ेगा। जैसे कि 1 है या नहीं, नहीं है तो फिर 2 लो, 2 है या नहीं, 3 लो, इस तरह से। ठीक है, चलिए, तो इसका एक्चुअल आंसर सर, इसका एक्चुअल आंसर अगर है तो आप एक बार असाइनमेंट के तौर पर ले लेना, Z का वैल्यू 2 रखकर देखना, तो आपको क्या सर एवरेज वेटिंग टाइम इसका कितना आएगा सर, आपको 1 आएगा। ठीक है, तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, 2019 का क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं, क्योंकि अभी कुछ देर पहले इस तरह का क्वेश्चन किया, फिर से उसको रिपीट करना कोई ज्यादा मतलब नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन। अब यहां पर देखो सर, कंसिडर 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3 shown in the table. Okay, fine. चलिए, the completion order of the 3 process under the policy first come first serve and round robin scheduling with the CPU quantum of 2 time units. Okay, fine. Now please pay attention to this. किस ऑर्डर में ये प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे, यहां पर ये सवाल है और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और आरआर के हिसाब से। प्लीज पे अटेंशन टू दिस। एक बात तो पक्की है सर, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से पहले P1 को मैं कंप्लीट करूंगा, देन P2 को कंप्लीट करूंगा, देन P3 को कंप्लीट करूंगा बेस्ड ऑन द अराइवल टाइम। ये बात तो मैं बोल सकता हूं, यहां पर देखकर ही बोल सकता हूं, तो अभी इसको लेने की जरूरत नहीं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का ऑर्डर क्या है सर, P1, P2, P3, क्योंकि अराइवल टाइम से ही मालूम हो रहा है, और वैसे भी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर। अब देखते हैं सर राउंड रॉबिन के हिसाब से, देखते हैं। ऑन जीरो रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आया था सर, आपके पास P1 आया था, तो मैं P1 को शेड्यूल कर रहा हूं। कितनी देर के लिए करूंगा सर मैं, टाइम क्वांटम उसने कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसको क्या करूंगा सर मैं, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। 0 से लेकर 2 तक कौन सा प्रोसेस आया सर, P2 आया रेडी क्यू में, और क्योंकि P1 का बस टाइम बचे हुआ है तो मैं उसको पीछे लगवा रहा हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, कौन से प्रोसेस को शेड्यूल कर रहा हूं सर, P2 को शेड्यूल कर रहा हूं, विच इज रनिंग फॉर हाउ मिनट्स ऑफ टाइम सर, विच इज रनिंग फॉर 2 more units of time, it is what sir 5 and it is what sir 4. next one sir, अब 2 से लेकर 4 का अगर आप देख रहे हो तो प्रोसेस P3 भी आ चुका है on 3 itself, तो P3 को मैं लगवा दूंगा। क्या P2 का बस टाइम बचा है, बिल्कुल बचा है सर, उसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट वन सर, प्रोसेस P1 कितनी देर के लिए सर, 2 यूनिट के लिए, तो ये होगा 6, और ठीक है, क्या P1 बचा है, बिल्कुल बचा है सर, उसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट वन सर, प्रोसेस P3 कितनी देर के लिए सर, ये 2, और ये कितना होगा सर, 8 होगा। ठीक है, चलिए, क्या प्रोसेस P3 बचा है सर, बिल्कुल बचा है, उसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट वन सर, प्रोसेस P2 कितनी देर के लिए सर, 2 यूनिट, तो ये हो गया सर आपका 3, और ये हो गया सर आपका 10। ठीक है, क्या P2 बचा है सर, बचा है, बिल्कुल उसको पीछे लगवा दो। नेक्स्ट वन सर, प्रोसेस P1 1 यूनिट, ये 11 हो गया सर। क्या P1 बचा है सर, नहीं बचा है, पीछे रखने की जरूरत नहीं, यानी कि सर पहला प्रोसेस जो कंप्लीट होके आ रहा है P1 तो नजर आ रहा है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन सर, प्रोसेस P3 को शेड्यूल कर रहा हूं। P3 कितना सर, 2 यूनिट, तो ये कितना होगा सर, 13 होगा, यानी कि सर P3 खत्म। P3 सर, उसके बाद क्या सर, P2 रहेगा और कुछ नहीं, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के तौर पे कंप्लीट करते हैं। P2 को कंप्लीट करूंगा सर मैं 2 यूनिट, तो ये होगा सर आपका 15। फिर से मैं P2 को रेडी क्यू में रख रहा हूं और फिर से P2 को शेड्यूल कर रहा हूं, कितना सर, 1 यूनिट के लिए 16। तो किस ऑर्डर में ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करना है सर, P1, P3, P2। होप यू अंडरस्टूड दिस वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। सो थैंक यू वेरी मच। ओके, सो जैसे कि बोला था कि सीपी शेड्यूलिंग में मतलब जो भी हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वहां पर गेट के सारे क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चंस अच्छे हो या इजी हो, सब कुछ डिस्कस करेंगे, हमने किया। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।